नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आपका टारगेट यूकेएसएससी पर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रतिष्ठानपुर तक देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं इससे आगे का पोर्शन। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी और साथ ही साथ अपने नोट्स प्रॉपर्ली बनाते रहिएगा। आपको बोला है कि आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, इसके टेस्ट मिलेंगे, बट फिर भी आप अपने आप से फिजिकली अगर नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी प्रॉपर्ली होता रहेगा। आज आगे देखेंगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथों में उत्तराखंड का वर्णन। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी इससे पहले वाली क्लास में, जो ब्राह्मण ग्रंथ थे इसका वर्णन हमें कहां देखने को मिलता है, या इसका जो रचना हुई है कहां पर हुई है, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, ये चीज आप समझ चुके थे। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। वहीं पर क्या हुआ था, महाभारत की रचना हुई थी, रामायण की रचना हुई थी और अन्य 3 वेदों की रचना हुई थी। लेकिन अब हमें पढ़ना है कि ब्राह्मण ग्रंथों में उत्तराखंड का वर्णन हमें कहां देखने को मिलता है। अच्छा, आपने सुनी होगी एक चीज, अगर आज से पहले उत्तराखंड थोड़ा बहुत भी पढ़ी है तो ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण आपने सुना होगा, ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, इस चीज में आपने क्या सुना है कि ऐतरेय ब्राह्मण में क्या है, उत्तराखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया है। अगर मैं बात करूं तो उत्तर कुरु, उत्तर कुरु शब्द से संबोधित किया गया है। अब यहां पर आपको यह समझना है सीधा सीधा जो कुरु का अर्थ होता है ये क्या होता है। ठीक है, कुरु का अर्थ यहां पर क्या है कि एक सीधा सीधा भूमि से है। कुरु का अर्थ किससे है, भूमि से है। अब उत्तर आपको समझ में आ ही रहा होगा, यानी उत्तर कुरु मतलब उत्तर की भूमि को क्या कहा गया, उत्तर कुरु कहा गया। और ये किस में कहा गया, ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है कि ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया, तो उत्तर कुरु शब्द से संबोधित किया गया। ठीक है, ये पूछता है आपसे एग्जामिनर, और उत्तर की ओर भूमि इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। साथ ही साथ यहां पर क्या था, आर्यों का मूल निवास स्थान था। ठीक है, आर्यों का हम देख चुके हैं ना, आर्यों को इससे पहले आर्य हमने देखे थे। तो ये क्या बताया गया, आर्यों का मूल निवास स्थान बताया गया उत्तर कुरु को। ये चीज भी आपको नोट करके चलनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ सकता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहां पर था, तो उत्तर कुरु, यानी यहां पर इसका आर्यों का मूल निवास स्थान था। अच्छा, ऋग्वेद में हमने देखा था कि आर्य 2 समूह में बैठ गए थे। एक तो किस समूह में बैठे थे, एल समूह में। ठीक है, एल समूह में बैठे थे, दूसरे मानव समूह में। ठीक है, दूसरे किस में बैठे थे, एक एल समूह में बैठे थे, दूसरे बैठे थे मानव समूह में। तो 2 समूह में क्या हुआ था ऋग्वेद में, आर्य 2 समूह में बैठ गए थे। आप लास्ट क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, आज हम इसी को देखने वाले हैं आगे कि उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चीजें हुई और कैसे हुई। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आपको बताया कि उत्तराखंड का वर्णन किस नाम से मिलता है, उत्तर कुरु नाम से मिलता है। ये चीज आपने देख ली होगी। अब यहां पर आगे को हम लोग समझेंगे चीजों को। ठीक है, ये देखिए, उत्तराखंड में वर्णन उत्तर कुरु नाम से मिलता है, ये चीज आपने देख लिया होगा। उत्तर कुरु शब्द, ठीक है, इस चीज को शब्द करिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। शब्द का शाब्दिक अर्थ है, शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तर की ओर पवित्र भूमि के लिए जो आर्यों का निवास स्थान रहा है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का क्या हुआ था, आपस में झगड़ा हो गया था। ये आर्य जो थे उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, आपस में दोनों भिड़ गए। अब भिड़े तो देखा होगा अक्सर आपने, जब 2 लोग आपस में भिड़ते हैं तो 2 गुट हो जाते हैं, एक गुट अलग चले जाता है, एक गुट अलग चले जाता है। तो जो यहां पर क्या हुआ, जिसके कारण जो पुराने आर्य थे, ठीक है, पुराने आर्यों का मूल स्थान छोड़कर दक्षिण की ओर आ गए। जो पुराने आर्य थे इन्होंने क्या करा, अपना मूल निवास स्थान छोड़ दिया और दक्षिण की ओर आ गए। अब दक्षिण की ओर इन्हें दक्षिण कुरु, ठीक है, दक्षिण की ओर इन्हें क्या कहा गया, दक्षिण कुरु कहा गया। तो ये चीज नोट करने वाली है, दक्षिण की ओर दक्षिण कुरु कहा गया। साथ ही साथ इन्होंने क्या करा, सरस्वती जी की कल्पना की। ठीक है, सरस्वती जी की कल्पना की और जिसे कुरु जंगाल कहा गया, कुरु जंगाल इन्हें कहा गया सरस्वती की कल्पना करने के कारण। अर्थात जो उत्तर कुरु के दक्षिण निवास स्थान कुरु जंगाल कहलाते थे, जो दक्षिण स्थान के निवासी थे वो क्या कहते थे, कुरु जंगाल कहलाते थे। ये चीज भी आपको देखनी है। दक्षिण कुरु उत्तराखंड में उत्तरी, ठीक है, दक्षिण कुरु जो था, यानी दक्षिण आर्य जहां पर रह रहे थे, दक्षिण कुरु उत्तराखंड से उत्तरी कुरु तिब्बत के बीच में भूभाग को कारुपत कहा गया है। तो ये चीज नोट कर लेना, कारुपत किसको कहा गया है, दक्षिण कुरु उत्तराखंड से उत्तरी कुरु तिब्बत के बीच के भूभाग को कारुपत कहा जाता है। तो ये चीज को नोट कर लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। कारुपत किसको कहा जाता है, कभी पूछ सकता है आपसे, ये किसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है। साथ ही साथ जब मैं आपको क्लास में बता रहा हूं तो आपने देखा होगा ऐसी चीजें, देखिए जो एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं, होता बहुत कुछ है, ये आप पढ़ेंगे, यहां से संभवतः आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। बस यहां से इतना ही प्रश्न पूछ सकता है कि ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को क्या कहा गया, या फिर कारुपत कहां है, कारुपत कहां को कहा जाता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि ये पूरा थ्योरेटिकली आपको रटने बैठ जाना है, थोड़ा थोड़ा चीजों को समझते हुए चलना। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक चीज आपको वहां थीसिस करनी है उत्तराखंड में। जिस पोर्शन से जितना आता है उस हिसाब से मैं आपको चीजें बताता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि आपको ये सब रटते हुए चलना है। तो क्लास का फायदा यही है कि आपको यहाँ पर बताया जाएगा क्या चीज पढ़नी है,
क्या चीज छोड़नी है। आगे हम लोग देखेंगे कौशिकी ब्राह्मण। कौशिकी ब्राह्मण को आपको सीधा सीधा क्या समझना है कि सरस्वती के रूप में यहां पर वाण देवी की पूजा होती थी। कहां पर होती थी ये होती थी ब्रह्मपुर क्षेत्र में, जिसको क्या कहा जाता था, बद्रीनाथ, ठीक है, सॉरी बद्रिक आश्रम क्षेत्र में। तो यहां पर क्या होता था, सरस्वती के रूप में वाण देवी की पूजा होती थी कौशिकी ब्राह्मण में, और यहां पर क्या होता था कि पूजा बद्रिक आश्रम क्षेत्र में यानी बद्रीनाथ में इसकी पूजा की जाती थी, ठीक है। अब कौशिकी ब्राह्मण, ये सब चीजें ना हिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे, शायद आप सकलानी सर की क्लास अगर आप प्रॉपरली ले रहे हैं तो वहां पर आपको सर ने अच्छी तरीके से पढ़ाया होगा ये सब चीजें। कौशिकी ब्राह्मण हो गया, सतपथ ब्राह्मण हो गया, ये सब हमारे वेदों के भाग हैं, ठीक है। इन चीजों को आपने देखा होगा ब्राह्मण ग्रंथों में। तो यहां पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड का भी वर्णन मिलता है। अब उत्तराखंड का वर्णन मिलता है, हम क्लास उत्तराखंड की पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम उत्तराखंड ओरिएंटेड पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हम यहां से हिस्ट्री में घुसने लगेंगे। तो यहां से आपको सिर्फ इतना देखना है कि यहां पर क्या हुआ था, सरस्वती के रूप में वाण देवी की पूजा होने लगी थी, और यह पूजा कहां पर होती थी, बद्रिक आश्रम क्षेत्र यानी कि बद्रीनाथ में की जाती थी। यह चीज आपको समझकर चलनी है। साथ ही साथ यहां पर जो वाण देवी है इनको क्या कहा जाता था, वाणी की देवी, ठीक है। इनको क्या कहा जाता था भाई, वाणी की देवी इनको कहा जाता था। अब वाणी की देवी यानी यहां पर सरस्वती जो है, आपने सुना भी होगा, अगर मैं बात करूं सरस्वती की, ठीक है, आप क्लास में आगे पढ़ेंगे हिंदी की क्लास में, सरस्वती के पर्यायवाची क्या होते हैं, वीणा पाणी, ठीक है। वीणा पाणी क्या होता है, सरस्वती का पर्यायवाची होता है। यानी वाणी की देवी किसको कहा जाता है, ये सरस्वती को कहा जाता है। तो वाण देवी को क्या कहा जाता था, वाणी की देवी कहा जाता था। इस चीज को देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे सतपथ ब्राह्मण। इस ग्रंथ में हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया। सबसे पहले तो इस चीज को आप नोट करना कि हिमालय की 3 श्रेणियों को किस ग्रंथ में बांटा गया, तो सतपथ ब्राह्मण में बांटा गया। ऐसा प्रश्न यहां से बन सकता है, ठीक है। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, कैसा भी बन सकता है, इन चीजों में कोई दो राय नहीं है। भले ही आपको मैं एग्जाम ओरिएंटेड कराऊंगा, लेकिन आपको पढ़ते हुए हर एक चीज चलनी है, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। हमें तो नहीं पता है कि एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन सेट कर रहा है। आजकल आपने देखा होगा कि एग्जामिनर क्या है, थोड़ा सा डीप क्वेश्चनों को पूछ रहा है, तो यहां से भी ऐसा प्रश्न बनने की उम्मीद रहेगी, ठीक है। तो 3 हिमालय की 3 श्रेणियों में बांटा गया। अब ये श्रेणी कौन कौन सी थी, एक तो कमल, स्वर्ग और की पगडंडियों में बांटा गया, ठीक है। कमल, स्वर्ग की पंखुड़ियों में बांटा गया, कमल, स्वर्ग, कमल की पंखुड़ियों में इसको कहा गया था, ठीक है। हिमालय की 3 श्रेणियों को बांटा गया, कमल, स्वर्ग, कमल की पंखुड़ियों को कहा गया, जिन पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का क्या था, निवास स्थान का वर्णन मिलता है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका उत्तराखंड में काफी ज्यादा जिक्र होता है, तो ये चीज आपको देखनी है। अब जो यहाँ पर सतपथ ब्राह्मण था, 3 श्रेणियों में इसको हिमालय को बांटा गया, ठीक है। स्वर्ग, कमल की पंखुड़ियां कहा जाता है, जिन पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास स्थान वर्णन मिलता है। ये चीज आपको देखनी है। आगे देखेंगे हम लोग महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन। अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन। देखिए, महाभारत आपने देखा था, इसकी भी रचना अगर मैं बताऊं तो उत्तर वैदिक काल में हुई थी, ये चीज आपने समझ ली होगी। अब इसमें उत्तराखंड का क्या वर्णन मिलता है, महाभारत में उत्तराखंड का सबसे पहले आपको सिंपली देखना है कि इसमें क्या मिलता है, 3 राजनीतिक शक्तियों का वर्णन मिलता है, ठीक है। कभी भी प्रश्न आ जाए 3 राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक शक्तियों का वर्णन कहां पर मिलता है, तो ये मिलता है आपका राजनीतिक शक्तियों का वर्णन। राजनीतिक शक्तियों का वर्णन कहां पर मिलता है भाई, ये मिलता है आपको महाभारत काल में उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में महाभारत में आपको क्या मिलता है, 3 राजनीतिक शक्तियों का वर्णन मिलता है। इस चीज को आपको नोट करना है, ठीक है, शक्तियों का वर्णन, ठीक है, ये चीज आपको नोट करना है। अब ये 3 राजनीतिक शक्तियां कौन कौन थी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं राजनीतिक शक्ति आपके पास कौन सी थी, नागराज, कौरव्य, ठीक है, नागराज। आगे हम इनको डीपली पढ़ेंगे, इनका क्या क्या राजधानी रही, इन्होंने क्या क्या करा, कैसे कैसे इन्होंने शासन करा, ठीक है। नागराज, कौरव्य, नागराज, कौरव्य, इनका जो निवास स्थान बताया गया, इनकी राजधानी बताई गई, इनकी राजधानी बताई गई थी आपको सीधा सीधा देखना है कि हरिद्वार, ठीक है, गंगा द्वार यानी हरिद्वार, हरिद्वार इनका शासन क्षेत्र बताया गया, किसका, नागराज कौरव्य का शासन क्षेत्र बताया गया हरिद्वार। दूसरे हमारे पास आते हैं सुबाहु, ठीक है, सुबाहु बताए गए दूसरे। सुबाहु का वर्णन हमें देखने को मिलता है, सुबाहु का वर्णन है इसमें, ठीक है। अब सुबाहु का जो क्षेत्र था, ये सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश में जो सतलज नदी बहती है, यहां से लेकर अलकनंदा नदी तक, ठीक है, अलकनंदा नदी क्षेत्र तक इनका जो पूरा विस्तार था, राजा सुबाहु का विस्तार कहां से था, सतलज नदी से अलकनंदा तक। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहां पर बता रहा हूं। आगे आप थ्योरेटिकली पढ़ेंगे तो हर एक चीज आती है, लेकिन 3 राजनीतिक शक्तियों का वर्णन यहां पर मिला, किन किन का मिला, इनका क्षेत्र क्या रहा, इनकी राजधानी क्या रही, ये चीजें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड होती है। इसके बाद तीसरे राजा हमने देखिए, राजा विराट, ठीक है, राजा विराट आए, ठीक है, विराट कोहली नहीं है, विराट,
राजा विराट, बहुत बड़े विराट, ठीक है। तो राजा विराट जो थे इनकी राजधानी कहां पर थी? वैराटगढ़ी, ठीक है, वैराटगढ़ी। वैराटगढ़ी यानी सीधा सीधा आपको देखना है वैराटगढ़ी या बैराटगढ़ी, ये कहां पर पड़ता है? जो जौनसार का क्षेत्र है, ठीक है, जौनसार क्षेत्र हो जाएगा आपका, कहां पर? देहरादून के अंदर स्थित हो जाएगा, यहां पर इनका क्षेत्र देखने को मिलता है। तो ये 3 राजा बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों ही राजा को आपको याद करके चलना है, इनके चीजों को समझते हुए चलना है। और जो सुबाहु थे इनका क्षेत्र तो ये था अलकनंदा या फिर ये, और जो ये राजा विराट थे इनकी राजधानी कहां थी? वैराटगढ़ी थी, जौनसार क्षेत्र में जो पड़ती है, मैंने आपको बता दिया। अब सुबाहु का जो क्षेत्र था सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से अलकनंदा तक था, इनकी जो राजधानी थी, इनकी राजधानी कहां पर थी? ये चीज आपको देखनी है, सुबाहुपुर, ठीक है, सुबाहुपुर इनकी राजधानी हो जाएगी। और जो सुबाहुपुर है श्रीनगर, यानी श्रीनगर इनकी राजधानी हो जाएगी, ये चीज आपको देखनी है। श्रीनगर इनकी राजधानी थी, सुबाहुपुर, राजा सुबाहु की। चलिए थोड़ा सा विस्तार से इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए महाभारत में 3 राजनीतिक शक्तियों का वर्णन मिलता है, किसमें? आपको महाभारत कालीन में। गंगाधर हरिद्वार के शासक कौन थे? अभी आपको बताया, नागराज्य कौरव यहाँ के शासक थे, जिनकी पुत्री, इनकी एक पुत्री थी उलूपी, इसका विवाह किससे होता है? अर्जुन से, ठीक है। इनकी एक पुत्री होती है उलूपी, इनका विवाह किससे होता है? अर्जुन, विवाह अर्जुन से, मतलब इनका जो विवाह का वर्णन है वो अर्जुन से होने का मिलता है। यह सबसे दक्षिणी राजनीतिक क्षेत्र था। जो ये क्षेत्र था हरिद्वार का, आपने देखा भी होगा मैप में, अगर हम ऐसे इस तरीके से देखेंगे उत्तराखंड का मैप आपने देखा है, तो हरिद्वार क्या था? दक्षिणी क्षेत्र था, और इनका राजनीतिक जो क्षेत्र था ये भी दक्षिणी क्षेत्र था। अगला हमारे पास था सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से अलकनंदा नदी तक, शासक राजा सुबाहु, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई, सुबाहु का शासन था, मिलता है, जिनकी राजधानी क्या थी? सुबाहुपुर यानी कि श्रीनगर थी, ये चीज आपने देख ली। इसके बाद महाभारत के सभा पर्व, अरण्य पर्व तथा भीष्म पर्व में राजा सुबाहु को प्रथम कुड़िंद शासक भी बताया गया है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुड़िंद को आप आगे पढ़ेंगे, कुड़िंद का क्या प्रभाव रहा, कैसे कुड़िंद आए, ठीक है। तो महाभारत में कुड़िंद हमें पता लगा कि 3 राजनीतिक शक्तियां थी, इन राजनीतिक शक्तियों में भी सबसे पहली राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? कुड़िंद थी। और कुड़िंद के जो पहले राजा थे कौन थे? राजा सुबाहु इनके प्रथम राजा थे। इस चीज को इंपॉर्टेंट करिएगा, बहुत बार एग्जामिनर पूछता है। जो चीजें मैं आपको स्टार करा के कराऊं या इंपॉर्टेंट बताऊं तो इनको मार्क करके चलिएगा, क्योंकि ये एग्जामिनर पूछता है यहां से प्रश्न, ठीक है। तो महाभारत के सभा पर्व, अरण्य पर्व या भीष्म पर्व में राजा सुबाहु को प्रथम कुड़िंद शासक बताया गया है। ये आपसे पूछ सकता है कि इनको सुबाहु को प्रथम शासक, कुड़िंद शासक किस ग्रंथ में बताया गया है महाभारत के? तो सभा पर्व, अरण्य पर्व तथा भीष्म पर्व, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर चलिएगा ताकि आपको आगे के लिए आसानी रहे, ठीक है, इन चीजों को समझने में। अगला है, अर्थात उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंदों की जानकारी महाभारत से ही प्राप्त होती है, ये मैंने आपको बता दिया। तो इन्हें क्या कहा गया? कुड़िंदापति। अब हमें जानकारी तो मिली, कुड़िंदों का पहला शासक था राजनीतिक शासक। राजनीतिक और ऐतिहासिक में कंफ्यूज नहीं होना है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन चीजों को आप अपने आप में क्लेरिफाई कर पाओगे। तो इन्हें कुड़िंदापति नाम से संबोधित किया गया था। आगे चलेंगे हम लोग, इसमें देखेंगे थोड़ा सा और क्या है। महाभारत के राजा सुबाहु को पांडवों का मित्र बताया गया है। तो जो सुबाहु थे ये किनके मित्र थे? महाभारत टाइम पर पांडवों के मित्र थे, ठीक है। तो सुबाहु क्या थे? पांडवों के मित्र थे भाई। इसके बाद क्या हुआ? इसी महाकाव्य में एक अन्य राजा विराट, मैंने बताया इनके बारे में, विराट के बारे में, जिनकी जानकारी प्राप्त होती है कि जिसकी राजधानी विराटगढ़ी या बैराटगढ़ी थी, और ये जो जौनसार क्षेत्र के देहरादून में थी। ये चीज आप कर चुके हैं, उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे। अब इसके बाद क्या हुआ? महाभारत में सबसे उत्तरी क्षेत्र का राजा बाणासुर को बताया गया है। जो सबसे उत्तरी क्षेत्र था इसका राजा किसको बताया गया है? बाणासुर को बताया गया है, जिसकी राजधानी क्या थी? शोणितपुर थी, ठीक है, शोणितपुर इसकी राजधानी थी, जो कि वर्तमान जोशीमठ है। तो कभी भी आपसे ऐसा पूछ लेगा राजा बाणासुर की राजधानी क्या थी? शोणितपुर ऑप्शन में देगा, कभी भी जोशीमठ नहीं देगा, या फिर जोशीमठ देगा तो शोणितपुर नहीं देगा, क्योंकि शोणितपुर को ही जोशीमठ कहा गया। इन चीजों को इस तरीके से आपको समझना है, कभी भी ना ऐसा देखो, पढ़ने का मतलब क्या है कि आपको चीजों को समझते हुए चलना है, रटते हुए नहीं। अब देखो रटना क्या होता है, आपने सिंगल लाइनर में देखा होगा, कहीं पर आपको 2 लाइन में ये मिल गया कि राजा बाणासुर की राजधानी शोणितपुर थी, तो लेकिन यहां पर आपको क्या बताया गया है कि उत्तरी क्षेत्र के राजा थे। कहां के राजा थे? उत्तरी क्षेत्र के राजा थे। तो दिमाग में मैप बनाकर चलना, ठीक है। दक्षिणी क्षेत्र में हमने देखा कौन राजा थे? राजा हमने देखा नागराज्य कौरव्य थे, इनका शासन यहां पर था, इनकी राजधानी क्या थी? हरिद्वार गंगाद्वार थी। यहीं पर उत्तरी क्षेत्र में हमें राजा कौन देखने को मिले? राजा बाणासुर देखने को मिले। और बाणासुर की जो राजधानी बताएगी शोणितपुर यानी कि जोशीमठ इनकी राजधानी बताई गई, ऐसा आपको समझना है। इसके बाद क्या हुआ? पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर से आपको सीधा सीधा क्या समझना है? पांडुकेश्वर यानी कि ये जो पांडवों की जन्मस्थली है, जो कि आज भी इस नाम से जानी जाती है, ठीक है। पांडुकेश्वर क्या है? पांडवों की जन्मस्थली के रूप में जानी जाती है, जो कि आज भी प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे नेक्स्ट चीज हम,
स्वर्गारोहिणी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्वर्गारोहिणी, इस चीज को इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा स्वर्गारोहिणी को, ठीक है, स्वर्गारोहिणी को हाईलाइट कर चलिएगा। स्वर्गारोहिणी आपको सीधा सीधा समझना क्या है, एक ये पर्वत श्रेणी है। क्या है भाई, ये पर्वत श्रेणी है, ठीक है। स्वर्गारोहिणी क्या है, एक पर्वत श्रेणी के रूप में हमें मिलता है इसका जिक्र, ठीक है। महाभारत में इस स्थान को पांडवों का स्वर्ग जाने का रास्ता बताया गया है। आपने देखा ना, जब पांडवों ने यहाँ पर बहुत सारे युद्ध करे, जब पांडव पाश्चात्याग कर रहे थे तो इन्होंने क्या करा, फैसला किया भाई हम स्वर्ग जाएंगे। तो स्वर्ग ये कहाँ के रास्ते गए, स्वर्गारोहिणी के रास्ते ये लोग क्या करा, इन्होंने स्वर्ग को चले गए। तो पांडव किस रास्ते से स्वर्ग को गए थे, तो ये चीज आपको जानने को मिलेगी, कभी कभी प्रश्न भी मिल सकता है। वैसे बहुत बेसिक चीजें हैं, जब आप उत्तराखंड पढ़ रहे हो, आगे आगे धीरे धीरे आपकी क्लासेस बढ़ेंगी तो आप इन चीजों को समझते हुए चलोगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसीलिए बोल रहा हूं, जब भी पढ़ाया जाता है प्रॉपर्ली रिवीजन करिए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं, नए बच्चे मतलब जो अभी से तैयारी कर रहे हैं। तो जब आप अभी से तैयारी कर रहे हो ना, आप अपने बड़े भाई बहनों से पूछिए या अपने मित्रों से पूछिए, या आप हमारे साथ जुड़े होंगे तो हमारे जो छात्र हैं पूर्व, उनका मैं आजकल बातचीत कर रहा हूं, तो उनसे आप जान रहे होंगे कि एक चीज वो बता रहे हैं, क्लास की इंपॉर्टेंस। क्लास की इंपॉर्टेंस क्या होती है, अगर आप जो सिंगल लाइनर बुक आती है आजकल मार्केट में या फिर वन लाइनर पढ़ रहे हैं, इससे क्या होता है कि आपकी चीजें जो है क्लियर नहीं होती हैं, एक सीक्वेंस से नहीं चलती हैं। क्लास में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आप चलते हो, पहला स्टेप दूसरा स्टेप, धीरे धीरे आप पूरे सिलेबस को खत्म करते हो। और इसी सिलेबस को मैं आपको गारंटी देता हूं, आप 10 बार पढ़ लोगे ना, आपको किसी अपने भाई बहन की तरह 5 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चलिए, आपके भाई बहनों ने 5 साल इंतजार क्यों करा, उसका दूसरा रीजन भी है, विज्ञप्ति नहीं आई थी, आई भी तो थी, पेपर नहीं होते थे, धांधली होती थी, पेपर कैंसिल हो जाते थे। लेकिन अब जो वर्तमान में है, आपको ये चीजें देखनी है कि बहुत जल्दी क्या हो रहा है, वैकेंसीज आ रही है, तुरंत 10-15 दिन में रिजल्ट आ रहा है, 6-7 महीने में आपकी संभव तो ज्वाइनिंग भी हो जाए। तो इस प्रकार से अगर आपको चीजें पढ़नी है ना, इन क्लासों को घोट कर पीना है आपको। कोई आपको जादू की गुट्टी नहीं दे रहा है यहाँ पर, ना ही आपको कुछ अलग तरीके से बताएगा। आपको क्या करना है, प्रॉपर क्लासेस लेनी है और उन्हीं क्लासेस को रिवीजन करना है। जितना रिवीजन करोगे उतनी चीजें क्लियर होंगी। मत भागिए सिंगल लाइनर की तरफ, पहले अपना सिलेबस पूरा कीजिए, तब जाके किसी भी टेस्ट सीरीज की तरफ जाइए। बहुत से छात्र मैंने देखा क्या करेंगे, अभी मान लीजिए मैं आपको बताता हूं क्या चीज होगी। अभी मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन आता है कि आपका फलाना फलाना एग्जाम नवंबर में हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्लास में यही चीजें देखो, क्लास का मतलब ही यही है कि आपको ऐसी चीजों पर गाइड करा जाए, और चीजें तो आप सुन ही लेते हो। अब 2 महीने में, अगस्त में, अगर मान लो अभी अगस्त चल रहा है, अक्टूबर में कोई पेपर हो जाता है। अब ये अक्टूबर में पेपर के लिए पता है सभी छात्र बैठेंगे, चाहे वो 5 साल वाला हो, 7 साल वाला हो। अब यहां पर जो 2 महीने वाला होगा, 2 महीने मतलब जो छात्र अभी अभी तैयारी करने शुरू करा है, वो भी इसमें बैठेगा। वो पता है क्या सोचेगा, यार 2 महीने बचे हैं, मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं एक काम करता हूं, फटाफट वन लाइनर पढ़ लेता हूं, टेस्ट सीरीज लगा लेता हूं, ऐसा कर लेता हूं, वैसा कर लेता हूं। ये सबसे बड़ी आपकी मूर्खता होगी। किसी भी एग्जाम को निकालना है ना, आपको उसके नेचर को समझना होगा। आपको नेचर को कैसे समझेंगे, अब 2 महीने में आपका सिलेबस हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप 2 महीने के अंदर क्या है कि आप हिंदी भी पढ़ लो, उत्तराखंड पढ़ लो, जीएस पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, कंप्यूटर पढ़ लो, हर एक चीज नहीं पढ़ सकते हो आपको टाइम पीरियड मिनिमम जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप दिन के 10-10, 12-12 घंटे भी स्टडी करोगे, तब भी आपको 6 महीने तो कम से कम सिलेबस को पूरा करने में लगेगा, ठीक है। 6 माह आपको किस में लगेगा, अपने सिलेबस को पूरा करने में लगेगा, तब जब आप अपनी दुगनी रफ्तार से चलोगे। यानी 6 माह में आपने सिलेबस पूरा करा, अब ये सिलेबस तो खाली पूरा हुआ है, इसके बाद आपको कम से कम 6 माह इसको रिवीजन करने में लगेगा। और फिर उसके बाद मैं गारंटी दे रहा हूं, किसी भी एग्जाम में आप बैठो, चाहे अपर पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, आरओ, एआरओ, इनके मेंस चुटकियों में सॉल्व होंगे, ठीक है ना। ये मेरी गारंटी है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आप अपना सिलेबस 6 महीने पूरा कीजिए, 6 महीने उसको रिवीजन कीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो पलट के यहां आइएगा। अब आप क्या करेंगे, 2 महीने में चीजें किस तरीके से आप देखोगे, 2 महीने में आप लोग क्या सोचेंगे, यार 2 महीने में पेपर आ गया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता हूं। इससे ना आप जीवन भर नहीं कर पाओगे कोई भी पेपर क्वालिफाई, आप जीवन भर भटकते रह जाओगे। क्यों भटकोगे जीवन भर, भाई जीवन भर इसलिए भटकोगे क्योंकि आप सिंगल लाइनर पढ़ते चले जाओगे, फिर 2 महीने में आप इस एग्जाम की तैयारी करी, नहीं निकला, फिर नया नोटिफिकेशन आ गया, उसका एग्जाम 2 महीने बाद आ गया, फिर आप उसके हिसाब से चले। तो पहले अपना सिलेबस को पूरा करो, फिर जाकर किसी भी एग्जाम में बैठो। अरे कोई बात नहीं, इस एग्जाम में बैठो, नहीं होगे क्वालिफाई आप, 30 नंबर आएंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने में किसको नौकरी मिल रही है, वो तो फिर अलग ही चीज होगी, 2 महीने में आपको नौकरी मिल जाएगी। कम से कम आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ज्यादा लेक्चरबाजी नहीं करेंगे भाई। अगला क्या है, स्वर्गारोहणी। आपने देखा कि ये क्या था, एक पर्वत श्रेणी है, और यहीं से क्या बताया गया, पांडवों के स्वर्ग को जाने का रास्ता बताया गया। स्वर्गारोहणी श्रेणी के पास 2 बहुत फेमस चीजें हैं, ये चीज आपको देखनी है। एक तो मुक्त गली आती है, एक मोक्ष गली प्रसिद्ध है। तो इसके पास क्या प्रसिद्ध है, एक मुक्त गली प्रसिद्ध है, एक मोक्ष गली प्रसिद्ध है। तो इन चीजों को आपको समझते हुए चलना है। पांडवकालीन जो लाक्षागृह है, पांडवों के साथ क्या हुआ था, आपने देखा था पांडव और दुर्योधन के बीच युद्ध हुआ था। तो
ये युद्ध का वर्णन हमें कहां मिलता है? पांडवकालीन लाक्षागृह। ठीक है, लाक्षागृह, पांडवकालीन जो लाक्षागृह वर्तमान में कहां पर है? उत्तरकाशी बाणाहाट में ये मौजूद है। ठीक है, ये कहां पर है? ये पूछ सकता है आपसे, पांडवकालीन लाक्षागृह उत्तरकाशी बाणाहाट में है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे पूछ सकता है बताऊंगा, इनको हाईलाइट करिएगा। पांडवकालीन लाक्षागृह वर्तमान में उत्तरकाशी के बाणाहाट में है और यहां पर इस क्षेत्र में स्थित क्या था कि दुर्योधन ने क्या करा था? पांडवों को जिंदा जलाने की कोशिश करी थी। अब पांडवों को जिंदा जला रहे थे तो पांडवों ने क्या करा? जब दुर्योधन ने आग लगा दी बाहर से, तो पांडव अपनी अंदर बैठे थे गुफा में, जहां भी ध्यान कर रहे होंगे। पांडव खोदते खोदते अलग अलग गुफाओं से निकले और ये गुफाओं क्या थी? इस गुफा से घुसे, XYZ इस गुफा से निकल गए। तो आज भी आप जाओगे ना कि लाखा मंडल साइड या फिर यहाँ पर बाणाहाट साइड, यहां पर आपको लाक्षागृह में गुफा मिलेगी और उस गुफा में ना काले काले जले हुए आपको निशान मिलेंगे। मैं पर्सनली गया था एक बार लाखामंडल, मुझे अच्छे से याद है। तो वहां पर हमने देखा था कि जो लाक्षागृह बड़ी बड़ी गुफाएं हुआ करती थी, मतलब गुफाएं बाहर से बड़ी हैं लेकिन अंदर से रास्ता बहुत छोटा छोटा जाने का है, बहुत ठंडा उनके अंदर होता है। तो वहां पर ना आज भी जले हुए साक्ष्य आपको मिलते हैं। तो वो वही इलाके थे लाक्षागृह, जहां पर दुर्योधन ने क्या करा था? पांडवों को जिंदा जलाने की कोशिश की थी और जो कि आज भी उसके साक्ष्य वहां पर रखे हुए हैं। अगला क्या था? ऋग्वेद में जो वर्णित पारवाज जाति है, ये चीज आपको दिखनी है। ऋग्वेद में वर्णित क्या है? पारवाज जाति को महाभारत में पर्वतीय जन नाम से संबोधित किया गया है। किस नाम से पर्वत जाति को संबोधित किया गया है? पर्वत जन नाम से संबोधित किया गया है। किसमें? ऋग्वेद में, जो वर्तमान में उत्तरकाशी जनपद में पर्वत जन के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है। कहां पर मिलती है वर्तमान में? उत्तरकाशी में पर्वत जन जनजाति मिलती है। पारवाज जाति को महाभारत में पर्वत जन नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, इस चीज को पॉइंटों को लिखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगला हमारे पास है पांडव नृत्य। पांडव नृत्य, अब देखो पांडवों की बात हो रही है, जाहिर सी बात है पांडव नृत्य होता है। ये जो पांडव नृत्य है आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिख रहा होगा। तस्वीरों में अगर आप ग्रामीण इलाकों से या फिर आपके इलाकों में होता है तो आपने देखा होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पर पांडव नृत्य हो रहा है। ये पांडवों का वेशभूषा, इन्होंने जो अच्छा खासा भाई कपड़े पहने आप देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल सज धज के पांडव नृत्य कर रहे हैं। ये लोग भी यहाँ पर हाथ में धनुष बाण है। ठीक है, यहाँ पर पांडवों का क्या गाए जाते हैं? थोड़ा गाने वगैरह गाए जाते हैं, मतलब जो पांडवों के लिए जो कहावतें कथाएं होंगी वो गाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है? पांडव नृत्य हो रहा है। अब ये पांडव नृत्य है, ये फेमस कहाँ का है? आज चीज आपको लिखनी है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। ये केदार घाटी में बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, केदार घाटी, कभी भी प्रश्न आ जाए केदार घाटी का फेमस नृत्य कौन सा है? पांडव नृत्य है, या पांडव नृत्य कहां पर फेमस है? केदार घाटी में है। खुद से प्रश्न करना बहुत जरूरी है जब भी आप चीजों को पढ़ रहे हो। देखो मैं तो यहां पर लिखा रहा हूं, चीजें लिखी हुई है, आपको समझ में भी आ रही है, परंतु जब आप खुद से प्रश्न करोगे, खुद से रिपीट करोगे, 6 महीने डेडिकेशन के साथ अपने दे दो, मैं आपको गारंटी देता हूं जिस एग्जाम में बैठोगे वो एग्जाम आपका क्वालिफाई है। हो ही नहीं सकता है कि आप अगर अपने खुद से अगर मेहनत करोगे। दरअसल हम करते क्या है? चाहते तो हम हैं हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, पर हम उस लेवल की मेहनत नहीं करते हैं। जब आप मेहनत करोगे ना और सही डायरेक्शन में करोगे, ऐसा नहीं है मेहनत कर रहे हो, मेहनत के भी 2 तरीके होते हैं, सही डायरेक्शन में, गलत डायरेक्शन में। अगर आप सही डायरेक्शन में करोगे, मैं निश्चित आपको कह सकता हूं 1 साल के अंदर कोई सा भी पेपर, जो ऐसा कहता है ना उत्तराखंड का पेपर 1 साल में नहीं निकल सकता है, इधर ले आना भाई। आप 1 साल मेहनत करो, पूरा सिलेबस खत्म करो। दरअसल उनका कहना भी सही इसलिए है, जो 1 साल में नहीं निकल पा रहे उनके टाइम पे विज्ञप्ति नहीं आई, और आई भी तो धांधलियां इतनी हो गई कि वो कुछ नंबरों से बाहर हो गए। अभी आपने देखा ना हाल के एग्जाम में लोग 1-1 साल वाले निकल रहे हैं, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, कोई सा भी एग्जाम हो। बस शर्त यह है यार 21 साल की उम्र में लोग यूपीएससी निकाल रहे हैं। ठीक है, मानता हूं मैं 21 साल में यूपीएससी निकाल रहे हैं, उनकी तैयारी 12वीं से हुई होगी, लेकिन 12वीं तक उन्होंने 12वीं तो पढ़ी होगी। ऐसा तो है नहीं कि 12वीं के बाद उन्होंने कि 8वीं में जब थे तो इथिक्स वो पढ़ने लग गए थे, वो ह्यूमन वैल्यूज पढ़ने लग गए थे। तो ये चीजें भी आपको समझनी है। जब कोई छात्र 21 साल में यूपीएससी निकाल सकता है तो आप 21-22 साल में ग्रुप सी क्यों नहीं निकाल सकते? डेडिकेशन, ऐसा नहीं है बहुत बड़ा पेपर है। आपने एक लड़का देखा होगा शुभम कटैत, बहुत 21 साल की उसकी उम्र है, अभी 23 साल के हुए हैं, जिस एग्जाम में वो बैठे थे उस एग्जाम को क्वालिफाई कराए। ठीक है ना, ऐसे बनिए आपको ऐसा ही बनना है कि छोटी उम्र में बहुत से आपके आसपास भी होंगे 28 साल, 30 साल, 32 साल वाले, डिमोटिवेट करेंगे, उनके साथ मत रहिए कि यार ग्रुप सी तो 6-7 साल में निकलता है। ऐसे लोगों का साथ सबसे पहले छोड़िए जो आपको कह देता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब 6-7 साल में लगेगी। ऐसे लोगों को पकड़िए जो आपको कहेंगे भाई 1 साल मेहनत करो, अगले 1 साल के बाद जितने एग्जाम होंगे आप क्वालिफाई करते चलोगे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो क्या है अपने 1-1.5 साल में सिलेबस खत्म करते हैं, उसके बाद जिस एग्जाम में बैठते हैं, हो सकता है ज्वाइनिंग लेट होगी लेकिन एग्जाम तो निकलेगा ना। मैं बहुत से लोगों को ऐसे जानता हूं जिन्होंने 1 साल मेहनत करी, 1 साल के बाद जिस एग्जाम में बैठे एग्जाम क्वालिफाई करा है। तो आपको भी वैसे ही बनना है। अब यहां पर क्या है, ये पांडव नृत्य जो है सबसे प्राचीन नृत्यों में
सम्मिलित किया जाता है। पांडव नृत्य संभवतः महाभारत काल का है तो प्राचीन नृत्य हो जाएगा। तो कभी भी पूछेगा सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है, पांडव नृत्य है, जो कि पांडवों कालीन माना जाता है महाभारत के टाइम पर। कुछ टाइम पहले क्या हुआ, उत्तराखंड में आपको पता ही है, इसको राजकीय नृत्य घोषित करने की मांग की गई। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग कुछ और चीजें। स्कंद पुराण में उत्तराखंड का वर्णन। ठीक है, तो स्कंद पुराण में क्या हुआ, उत्तराखंड का वर्णन मिला है। अब उत्तराखंड का वर्णन किस तरीके से मिला है स्कंद पुराण में, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, स्कंद पुराण में उत्तराखंड का वर्णन कैसे मिला, तो स्कंद पुराण में सबसे पहले आपको देखना है कि स्कंद पुराण में उत्तराखंड का वर्णन, इसमें क्या हुआ, जो शिव के, भगवान शिव के 5 कार्य क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। ठीक है, भगवान जो शिव है इनके 5 क्षेत्रों का वर्णन मिलता है, 5 कार्य क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। ठीक है, 5 कार्य क्षेत्रों का वर्णन। ठीक है, क्षेत्रों का वर्णन किसमें मिलता है, स्कंद पुराण में भगवान शिव के 5 कार्य क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। ये चीज आपको नोट कर चलनी है। तो यहां पर जो 5 कार्य क्षेत्र थे इनके, इधर से स्टार्ट करेंगे हम, पश्चिम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पश्चिम से स्टार्ट करेंगे पूरब तक। ठीक है, पूरब तक। तो सबसे पहले जो इनका कार्य क्षेत्र था ये कौन सा हो जाएगा, सबसे पहला कार्य क्षेत्र इनका कश्मीर खंड। ठीक है, कश्मीर खंड, कश्मीर खंड हो जाएगा। इसके बाद कश्मीर खंड के बाद इनका क्या आया, कश्मीर खंड के बाद आया जालंधर खंड। ठीक है, कश्मीर खंड के बाद क्या आया, जालंधर खंड, जालंधर खंड आया कश्मीर खंड के बाद। जालंधर खंड के बाद क्या आया आपका, केदार खंड। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, केदार खंड। और केदार खंड के बाद क्या आया आपका, मानस खंड। ठीक है, केदार खंड के बाद क्या आया, मानस खंड। और मानस खंड के बाद क्या आया आपका, मानस खंड के बाद आया आपका नेपाल खंड। ठीक है, नेपाल खंड। अब ये नेपाल खंड कहां पर है, पूर्व में है। अगर आपने मैप भी देखा होगा, मैप को अगर आप देखेंगे, भारत का नक्शा अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, ठीक है, आपने ऐसे देखा होगा भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार से है। तो यहां पर क्या है आपका, जो ये पूरब से इधर को पश्चिम चल रहा है। ठीक है, इधर से, इससे जो भगवान शिव के हैं, शिव आपको पर्वतों में रहते थे, आपको पता है पर्वतों के वासी हैं भाई, भगवान शिव कैलाश उनका क्षेत्र रहा है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले। विनायक गणेश हो, शिव हो, इनकी तपोभूमि क्या, इनकी जो भूमि कहलाती थी या फिर इनकी वो थी क्या थी, कैलाश पर्वत थी, जिसको हम तक्षयापुरी नाम से जान चुके हैं। तो यहां पर जब शिव का वो रहता था कार्य क्षेत्र, तो यहां से कश्मीर खंड से लेकर नेपाल तक इनका क्षेत्र रहता था। इसी क्षेत्र में हमने यहां पर देखा कश्मीर खंड आया, इसी क्षेत्र में हमने यहां पर देखा जालंधर खंड आया, इसी क्षेत्र में यहां पर केदार खंड, मानस खंड और यहां पर नेपाल खंड आया। ठीक है, इन चीजों को समझना है, आगे इनकी इंपॉर्टेंस आपको बतानी है। अब यहां पर हमें क्या मतलब है, किससे मतलब है, केदार खंड से मतलब है, और हमें किससे मतलब है, मानस खंड से मतलब है। केदार खंड क्या है, गढ़वाल का प्राचीन नाम। ठीक है, गढ़वाल का प्राचीन नाम क्या है, केदार खंड है। और कुमाऊं का प्राचीन नाम क्या है, ये मानस खंड। ठीक है, कुमाऊं का प्राचीन नाम क्या है, मानस खंड है, और गढ़वाल का प्राचीन नाम क्या है, केदार खंड है। इन चीजों को दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने पहले पढ़ा है, आता है, अच्छी बात है, नहीं आता है, नए हो तो इन चीजों को समझो। केदार खंड गढ़वाल का प्राचीन नाम, मानस खंड कुमाऊं का प्राचीन नाम। अब इन दोनों संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा जाता था, ठीक है, अब ये तो देखा ना, जैसे कि हमारा कुमाऊं और गढ़वाल है, अलग अलग इलाके हैं ना, 2 अलग अलग जोन है, लेकिन समस्त रूप से हम इसे क्या कहते हैं, उत्तराखंड कहते हैं। इसी प्रकार से जो केदार खंड और मानस खंड है, ठीक है, 2 खंड है, केदार खंड और मानस खंड, इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था, ब्रह्मपुर कहा जाता था। ठीक है, इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था, इस चीज को नोट करिएगा। ठीक है, ये चीज नोट करिएगा, आगे आपको मैं नोट्स में दिखाऊंगा, आप नोट्स कर वहां से नोट कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों को तब तक समझिए। ठीक है, ठीक है, इन चीजों को आप अभी समझिए। इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था, ब्रह्मपुर। ठीक है, इन दोनों को समस्त रूप से क्या कहा जाता था, ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर इन दोनों को संपूर्ण रूप से, मतलब संयुक्त रूप से दोनों को ब्रह्मपुर या ब्रह्मखंड कहा जाता था। ठीक है, ब्राह्मण खंड। ठीक है, इन दोनों को समस्त रूप से क्या कहा जाता था, ब्रह्मपुर या ब्राह्मण खंड, इसको समस्त रूप से कहा जाता था। ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको पॉइंट के तौर पे देख लेते हैं। स्कंद पुराण में शिव के 5 कार्य क्षेत्रों का वर्णन मिलता है, बता चुका हूं, कश्मीर खंड, जालंधर खंड, केदार खंड, मानस खंड, नेपाल, जिसमें केदार खंड तथा मानस खंड का संबंध उत्तराखंड से है। ठीक है, तो केदार खंड और मानस खंड का संबंध किससे है, उत्तराखंड से है। गढ़वाल का प्राचीन नाम केदार खंड तथा कुमाऊं का प्राचीन नाम मानस खंड हो जाएगा। दोनों क्षेत्रों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, भी आपको बताया था, ब्रह्मपुर या ब्रह्म खंड इसको कहा जाता था। इन चीजों को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग, अब देखेंगे केदार खंड।
देखो केदार खंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केदार खंड इंपॉर्टेंट है, मानस खंड भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को हमने देख तो लिया। अब केदार खंड क्या है, सबसे पहले गढ़वाल का प्राचीन नाम है, ठीक है, गढ़वाल का प्राचीन नाम हो जाएगा, संयुक्त रूप से दोनों को ब्रह्मपुर या ब्रह्मखंड हमने कहा। तो आपको यहां पर देखना है केदार खंड, केदार खंड का अर्थ क्या है, ठीक है, केदार खंड का अर्थ क्या है, आपको सीधा सीधा केदार का मतलब क्या समझना है, दलदली या कीचड़ वाली भूमि, ठीक है। केदार का मतलब क्या होगा, केदार, जो केदार है आपका, केदार का अर्थ क्या है, जो दलदली या कीचड़ वाली भूमि होती है, आगे हम पढ़ेंगे सीमार गजार इस टाइप से। तो केदार को क्या कहा जाता है, दलदली या कीचड़ वाली भूमि। अब ये जो दलदली और कीचड़ वाली भूमि थी, इस स्थान को क्या बताया गया कि ये शिव का, जो भगवान शिव है, इनका मूल स्थानों में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो केदार को किसमें शामिल किया गया है, भगवान शिव। देखिए शिव जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, भगवान शिव की कृपा यहाँ पर रही है, या फिर आप देखें तो भगवान शिव के यहाँ पर मंदिर है, साथ ही साथ महाभारत में आप भगवानों का वर्णन नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो उत्तराखंड जो है देवभूमि है। आप यहाँ पर इतने भगवान क्यों पढ़ रहे हो, इसका रीजन क्या है, उत्तराखंड को आपने सुना है ना, देवभूमि हम लोग कहते हैं। तो देवभूमि है, तो देवों का यहाँ पर पहले से ही वास रहा है। इस चीजों को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, ये नहीं कि आप इनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ। जब आप उत्तराखंड पढ़ रहे हो तो ये प्रभाव आप महाभारत कालीन या प्राचीन ऋग्वेदीन कालीन से पढ़ोगे, आज के प्रभाव तक पढ़ोगे। तो शुरुआत हमारे शिव शंकर से हुई है, तो इन्हीं से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो केदार भूमि क्या है, शिव के निवास मूल स्थानों में सम्मिलित की गई है। और केदार का मतलब क्या है, कीचड़ या दलदली भूमि, ठीक है, कीचड़ या दलदली भूमि, ठीक है, कीचड़ या दलदली भूमि इसको कहा गया है केदार भूमि को। सर्वप्रथम इसकी जो भौगोलिक व्याख्या थी वो किसने की थी, केदार खंड है। इसकी जो भौगोलिक, अब कोई चीज है, मान लीजिए हड़प्पा कालीन है, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं हड़प्पा की खोज किसने करी, तो आप सीधा दयाराम साहनी बोलते हो या फिर वाखलदास बनर्जी, ऐसे ऐसे शब्द जानते हो। लेकिन जो केदार खंड है, इसकी सर्वप्रथम व्याख्या किसने करी, जो इसकी व्याख्या करी थी, ये करती है महर्षि वेदव्यास ने, ठीक है, महर्षि वेदव्यास ने। इसकी सर्वप्रथम व्याख्या कौन करता है, महर्षि वेदव्यास इसकी सर्वप्रथम व्याख्या करते हैं। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है, कौन करते हैं व्याख्या सर्वप्रथम, महर्षि वेदव्यास इसकी सर्वप्रथम व्याख्या करते हैं। ये चीज आपको नोट करनी है। अब थोड़ा सा ना मैं आपको एक चीज मैपिंग के थ्रू कराता हूं, ठीक है, मैपिंग के थ्रू आपको केदार खंड का बताता हूं, थोड़ा सा नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मैपिंग के थ्रू आप समझोगे, मैप आपके लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए थोड़ा सा बताना इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करिएगा, ठीक है, मैप को आपको नोट करना है, नोट्स भी बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका केदार खंड हो गया, ठीक है, ये क्या है आपका केदार खंड हो जाएगा। अब इस केदार खंड में, ठीक है, जो एरिया था, ये सबसे पहले किसकी, कौन सा एरिया था, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम वाला एरिया ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका उत्तरी एरिया हो जाएगा और उत्तर एरिया से दक्षिण एरिया हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम यहां पर देखना है कि जो इसका सबसे पश्चिमी भाग था, ये पूरा केदारखंड का मैप है। अगर आप चाहो तो ड्रॉ भी कर सकते हो, नहीं तो आप समझ भी सकते हो। यहां पर क्या है हमारे पास, सबसे पश्चिमी में, पश्चिम में क्या आएगा हमारे पास, पश्चिम का जो हमारी सीमा थी, कहां से कहां तक विस्तार था, ये चीज आपको समझनी है। ये यहां पर हो जाएगा तमसा नदी, तमसा नदी, ठीक है, तमसा यानी कि वर्तमान में हम इसको किस नाम से जानते हैं, टॉन्स। टॉन्स से लेकर ये क्या था, यहां पर जो पश्चिम में टॉन्स से लेकर यहां पर एक श्रेणी पड़ती है आपकी, ठीक है। इस श्रेणी को हमने क्या बोला, बौद्धांचल श्रेणी, बौद्धांचल श्रेणी, ठीक है, बौद्धांचल श्रेणी इसको बोला। इसका विस्तार कहां से था, पश्चिम से लेकर पूर्व तक, ठीक है, पूर्व, ये कहां पर है आपके, पूर्व में है। पश्चिम में कहां से था, टॉन्स नदी से लेकर आपकी बौद्धांचल श्रेणी तक हुआ। यहां पर आपका इसको इलाके को हल्का सा बांट दीजिए, ठीक है, इतना ही इलाका आएगा केदारखंड तक, ये आपका मानस खंड हो जाएगा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर आपका क्या था, पश्चिम तक, पश्चिम से टॉन्स नदी से लेकर बौद्धांचल श्रेणी पूर्व तक पूरा विस्तार था। अब उत्तर में क्या था, उत्तर में अगर आप देखोगे तो श्वेतांचल, ठीक है, श्वेतांचल श्रेणी, श्वेतांचल श्रेणी कहां पर है, उत्तर में, श्वेतांचल श्रेणी उत्तर में है। और आपके जो दक्षिण में है, ये कौन सी है, दक्षिण वाली, दक्षिण में है आपका, दक्षिण तो बताने की जरूरत नहीं, अभी बताया तो था, गंगाधार, गंगा द्वार, हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार, ठीक है।
गंगाद्वार हरिद्वार तक था। ठीक, इस चीज को आपको समझना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीजें आप छोड़ नहीं सकते हो, ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, चाहे रटो चाहे कुछ करो, लेकिन ये चीजें आपको थोड़ा सा देखनी ही पड़ेंगी। तो पश्चिम में तमसा नदी टोंस नदी से बौद्धांचल श्रेणी पूर्व तक हो गया, उत्तर में श्वेतांचल श्रेणी उत्तर से दक्षिण गंगाद्वार तक क्षेत्र हो गया। अब जो इसके एरिया है, पुराने जमाने में मैंने आपको संभवतः एक चीज पढ़ाई थी, सॉरी पुराने जमाने प्रीवियस क्लास में, कि जो धूणी, कुलिया, पाथा, इस टाइप से ये क्या थे, ये मापन के एक धातु, ये प्रकार थे। जैसे कि आज हम किलोग्राम में नापते हैं, या फिर हम ग्राम में नापते हैं, या फिर हम तोले में नापते हैं। तो जो पाथा, कुड़ी, ये क्या थे, प्रीवियस टाइम पर, जो प्राचीन टाइम पर हमारे मापन यंत्र थे। इसी प्रकार से जो एरिया था, इसको किस में नापा जाता था उस समय, जो ये आपका एरिया होता है ना, इसको नोट कर लिख सकते हैं आप, किस में मापा जाता था आपका एरिया जो होता था, एक इसको योजन कहा जाता था। ठीक है, योजन कहा जाता था, योजन, ये क्या है आपका, योजन है, यानी एरिया है। ये एक योजन बराबर कितना होता था, 4 कोस, ये चीज आपको देखनी है। ठीक है, एक योजन बराबर कितना होता था, 4 कोस होता था। अब ये टोटल कितना है ये आपको देखना है, ये आपका 50 योजन हो जाएगा, 50 योजन। ठीक है, मैं सीधे में लिख रहा हूं, आप लिख लेना, 50 योजन। अब ये 50 योजन है ये वाला एरिया। ठीक है, ये ऊपर से नीचे तक एरिया है 50 योजन, यानी अब एक योजन में कितना है, 4 कोस है, तो 5 4 जा 20, ये कितना हो जाएगा, 200 कोस हो जाएगा। ये चीज आपको देखनी है, ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया 200 कोस हो जाएगा। इसी प्रकार से जो पूरब से लेकर पश्चिम से लेकर पूरब था, ये कितना था, ये 30 योजन था, ये 30 योजन था। और 30 योजन यानी कि 30 की बात हो रही है, तो 30 3 4 जा 12 यानी 120 कोस हो जाएगा। ये चीज आपको देखनी है। ये चीज अब ऐसे नहीं पूछेगा आपसे कितना कोस था, क्या था, ये चीज मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं, ताकि मैपिंग के थ्रू आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा चीजें क्या है, अच्छे से कवर होती रहेंगी। तो इन चीजों को आपने देखा, केदारखंड का नक्शा कहां से कहां तक था, तमसा नदी से बौद्धांचल श्रेणी। आगे हम बौद्धांचल श्रेणी को पढ़ेंगे। बौद्धांचल श्रेणी आपको देखना है, बौद्धांचल श्रेणी जो है ये कहां से कहां तक है, ये आपने अल्मोड़ा, कुमाऊं में जो अल्मोड़ा है आपका, यहां से आपने अल्मोड़ा से चमोली तक, गढ़वाल के चमोली तक के जो क्षेत्र है, ठीक है, ये इस पर स्थित क्या है, एक पर्वत श्रेणी है। यानी कि जो अल्मोड़ा और चमोली के क्षेत्र पर, ठीक है, इन दोनों के बीच पर एक पर्वत श्रेणी है। इस श्रेणी को क्या कहा गया, बौद्धांचल श्रेणी कहा गया। आगे हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे इन चीजों को। उम्मीद करता हूं मैप समझ लिया होगा, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया भाई। अब आगे हम चीजों को समझेंगे। ठीक है, केदारखंड, केदारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है, मैंने अभी आपको बताया। केदारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, दलदल या कीचड़ लगाया जाता है जहां पर, ठीक है, जहां पर दलदल या कीचड़ से लगाया जाता, शाब्दिक अर्थ है दलदल या कीचड़ लगाया जाता है, शिव का मूल स्थानों में सम्मिलित है। ठीक है, शिव के मूल स्थानों में सम्मिलित है। केदारखंड का सर्वप्रथम भौगोलिक व्याख्या महर्षि वेदव्यास ने करी, ये आपको मैंने बताया। इसकी जो भौगोलिक व्याख्या करी किसने करी, महर्षि वेदव्यास ने करी, जिसमें केदारखंड को गंगाद्वार हरिद्वार से श्वेतांचल श्रेणी तक तथा तमसा नदी से बौद्धांचल श्रेणी तक विस्तारित भूभाग बताया गया। ये मैप के थ्रू आप देख चुके हैं कि कहां तक इसका भूभाग बताया गया। बौद्धांचल श्रेणी कुमाऊं, अल्मोड़ा तथा गढ़वाल चमोली के बीच स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रेणी कहा जाता है। ये चीज मैंने आपको बता दिया। जो बौद्धांचल श्रेणी है ना आपकी, ये श्रेणी कहां के बीच है, जो अल्मोड़ा है, कुमाऊं में अल्मोड़ा तथा गढ़वाल में चमोली के बीच स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रेणी को कहा जाता है, जिसके नाम पर आज भी बधानपट्टी चमोली का नाम मिलता है। किसके नाम पर बधानपट्टी नाम चमोली का मिलता है, बौद्धांचल श्रेणी के नाम पर मिलता है। और ये क्या है, बौद्धांचल श्रेणी अल्मोड़ा और कुमाऊं के बीच, ये गढ़वाल के बीच एक पर्वत श्रेणी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आप समझ चुके होंगे। अब थोड़ा सा आगे, महाभारत युद्ध के बाद, ठीक है, पांडवों ने क्या करा भाई, महाभारत में जब युद्ध हुआ मैंने भी आपको बताया, पांडवों ने क्या करा कि अपना जो स्वर्ग को चले गए, लेकिन उससे पहले जो अपनी प्रायश्चित है वो कैसे करा उन्होंने क्या करा था, भगवान शिव की तपस्या करी होगी। शायद आपने कहानी भी सुनी होगी अपनी दादी से, या नहीं भी सुनी है, किताबों में पढ़ा होगा, मम्मी लोगों से सुना होगा। जब पांडवों, या महाभारत तो सभी ने देखी होगी, तो वहां देखा होगा ना आपने, जब पांडव क्या करते हैं, जब बहुत सारा युद्ध हो जाता है तो उसके बाद पाश्चात्य के लिए क्या करते हैं, भगवान शिव का तप करते हैं, मतलब यज्ञ करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने पाप मुक्ति के लिए शिव की घोर तपस्या करी, शिव की घोर तपस्या करी, जिन्हें शिव ने अपने 5 खंडित स्वरूपों में दर्शन दिए, जिन्हें पंच केदार कहा गया। तो शिव ने क्या करा, पांडवों को 5 खंडित स्वरूपों में अपना दर्शन दिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है, शिव ने कितने रूपों में, अपने 5 खंडित रूपों में क्या करा,
पांडवों को अपने दर्शन दिए और कहा जाता है जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। आगे आप पढ़ेंगे पंच केदार कौन कौन से उत्तराखंड में, डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछता है आपसे पंच केदार कौन कौन से, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कितनी उनकी हाइट है, क्या कुछ है। इन्हें पंच केदार स्वयंभू लिंगावतार शिव पूजा में की जाती है। इन्हीं पंच केदारों में, ठीक है, इन्हीं पंच केदारों में जो आपके 5 केदार है, ठीक है, कौन कौन से आगे आप पढ़ेंगे, तुंगनाथ, केदारनाथ, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे आप आगे। तो इन्हीं पंच केदारों में स्वयंभू लिंग अवतार शिव की पूजा की जाती है। स्वयंभू लिंग अवतार शिव की पूजा की जाती है, किसमें, पंच केदारों में की जाती है। केदारखंड को शिव की राजधानी भी कहा जाता है, यानी केदारखंड को क्या कहा जाएगा, शिव की राजधानी कहा जाएगा। तो इसके बाद जो भी हमारे पंच केदार है उन्हें हम अगली क्लास में देखेंगे। पंच केदारों का यहाँ पर क्या महत्व है, कहां कहां पर स्थित है, कब कब उनकी पूजा होती है, शीतकालीन कहां पर होती है। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और प्रॉपर अपने नोट्स बनाते रहिए। सिलेक्शन की टेंशन ना लीजिए, आप पढ़ोगे आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा। वो लोगों को भूल जाइए जो ऐसा कहते हैं 8-10 साल में पेपर निकलता है। आप अगर ईमानदारी से लगन के साथ पढ़ोगे और निष्ठा के साथ पढ़ोगे, मैं गारंटी देता हूं आपका पेपर जो है 1.5 साल के अंदर निकल जाएगा। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। फिलहाल क्या है, हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई को ना बहुत हल्के में लेते हैं। आपको हल्के में नहीं लेना है। 1 साल तक यारी दोस्ती भूल जानी है, मतलब लिमिटेड रखनी है। ऐसा नहीं कि भूल जाना है दोस्तों को ही। पढ़ाई अपनी जगह है, दोस्त अपनी जगह है, पर लिमिटेड करनी है, घूमना फिरना। साथ ही साथ कुछ 1 साल तक आपको अपने फोन वगैरह जो अपना सोशल टाइम है, देखो 21-22 साल की एज में, अगर आपकी 21-22 साल एज है अभी, ठीक है, 21-22 साल की एज है या फिर 23 साल भी है, अगर आप अभी से 1.5 साल मेहनत कर लोगे तो आप 24 साल तक कोई भी अच्छी जॉब में होगे उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। उत्तराखंड ही नहीं, जहां कहीं आप मेहनत कर रहे हो सकता है सेंटर की मेहनत करो, हो सकता है आप कहीं की मेहनत करो, लेकिन आपका टारगेट क्या होना चाहिए, युवा अवस्था 21 से लेकर 23 तक इतनी मेहनत करो कि आपको 24 साल के अंदर सरकारी जॉब हो। फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा 24 सालों में, 28-30 सालों में लाइब्रेरियों के आसपास। तो इन चीजों से बचे और जो भी आपको नेगेटिव, आपके पास नेगेटिव एनर्जीज है या फिर आपके आसपास में नेगेटिव माहौल है, उनसे दूर रहें। आपके भाई बहनों का सिलेक्शन हो रहा है, अभी बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए हैं, आपने देखा ना, उन लोगों को देखिए, सुनिए कितनी मेहनत उन्होंने करी। थोड़ा सा उनकी किस्मत ये डाउन रही, उनके टाइम पे धांधलियां हुई, वैकेंसीज नहीं आई। और बहुत सारे लोग आजकल आपने देखे होंगे कि एक ट्रेंड चल रहा है, 4-5 एग्जाम निकाल रहे हैं। वो क्यों निकाल रहे हैं पता है आपको, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई इस लेवल की करी है। तो आपको भी ऐसी बनना है, इसी लेवल की पढ़ाई करनी है, जिस एग्जाम में आप बैठो वहां पर अपना परचम लहराओ। तो इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।